अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस के बारे में। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जो है वो पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, हाफ हमने इसके पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में, आज हम बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस यूज़ होता है ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन के अंदर। ठीक है, ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन क्या होती है? अबव नी एम्पुटेशन। हमारा जो फीमर वाला पार्ट होता है वो कट हो जाता है। ठीक है, और फीमर वाले पार्ट से लेके नीचे एंड तक फुट तक सारा जो पार्ट है वो कट हो जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन। अब ज़ाहिर सी बात है, पेशेंट का वो पार्ट कट हो गया, लेकिन उसने अपनी डेली एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म करनी है ना, तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं उसके उस पार्ट का के फंक्शन को रिकवर करने के लिए, ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। तो उसे हम ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके 5 पार्ट्स थे: फुट एंकल असेंबली, शैंक, नी यूनिट, सॉकेट और सस्पेंशन डिवाइस। ठीक है, मोस्टली तमाम प्रोस्थेसिस के यही पार्ट्स होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू भी दिया था। ठीक है, फुट एंकल असेंबली, शैंक और नी यूनिट के बारे में हमने पढ़ भी लिया था। ठीक है, नी यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे। इसके 4 पार्ट्स थे, मैंने आपको बताया था। मतलब 4 फीचर्स कह लें, कुछ भी कह लें। एक्सिस था, फ्रिक्शन मैकेनिज्म था, एक्सटेंशन एड्स था और मैकेनिकल स्टेबलाइजर्स था। ठीक है, एक्सिस और फ्रिक्शन मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सटेंशन एड्स और मैकेनिकल स्टेबलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारे जो 2 पार्ट्स रह गए थे, सॉकेट और सस्पेंशन डिवाइसेस, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाइलोन के बारे में बताया था। शैंक और पाइलोन एक ही चीज़ों के 2 नाम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। दोनों का काम प्रोस्थेसिस का जो सॉकेट है, सॉकेट वो जिसके अंदर रेसिडुअल लिम्ब होता है, ठीक है, उसको फुट से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, बस फ़र्क ये होता है कि शैंक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि बाहर वाली आउटर सीलिंग होती है, उसके अंदर पाइलोन एक पतली सी वायर पड़ी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम दोनों एक ही चीज़ को क्या देते होते हैं। जैसे मैंने आपको शैंक की टाइप्स में बताया था कि एक्सोस्केलेटल है और एंडोस्केलेटल है। ठीक है, एक्सोस्केलेटल में क्या था कि जो ये बाहर वाला पार्ट था ये हार्ड था, हार्ड आउटर शेल था और इसके अंदर पाइलोन पड़ा हुआ था। ठीक है, और एंडोस्केलेटल में क्या था? ये बाहर वाला पार्ट जो सॉफ्ट कवरिंग थी उसके अंदर पाइलोन पड़ा हुआ था। ठीक है, सॉफ्ट कवरिंग थी ताकि जो वो नॉर्मल लेग की अपीयरेंस है उसको ये मैच कर सके। ठीक है, और लेग की अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हो, ताकि पेशेंट के लिए कॉस्मेटिक कली भी अच्छा हो। ठीक है, और उसके लिए मतलब लाइट वेट भी हो और एडजस्टेबल भी हो। ठीक है, चलें आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये था पिछली वीडियो का ओवरव्यू। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नी यूनिट के 3rd फीचर के बारे में, जो था एक्सटेंशन एड्स। ठीक है, एक्सटेंशन एड्स नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं एड यानी मदद के तौर पे, ठीक है, जो कि असिस्ट करती हैं नी एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, एक्सटेंशन एड्स हमारे पास वो डिवाइसेस या एक्सेसरीज़ होती हैं जिनको हम प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन को, उसके कंफर्ट को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, और साथ साथ स्टेबिलिटी भी इन्हेंस होती है, मतलब वो अच्छे तरीके से वो वहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि बंधा होगा। ठीक है, मतलब वो प्रोस्थेटिक लिम्ब को अच्छे तरीके से वहाँ पे बाउंड होने में, अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, वो वहाँ पे बेंड नहीं होगा प्रोस्थेटिक लिम्ब। ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और साथ में नी एक्सटेंशन में भी हेल्प करेगा। अच्छा, अब एक्सटेंशन एड की 2 टाइप्स हैं। एक सिंपलेस्ट टाइप है, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल एड भी कहते हैं, और दूसरी है इंटीरियर एक्सटेंशन एड। ठीक है, एक्सटर्नल एड है और इंटीरियर एड है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास अच्छा, एक्सटेंशन एड्स का फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया कि नी एक्सटेंशन में हेल्प करना। ठीक है, नी की एक्सटेंशन में हेल्प करना या नी की स्ट्रेटनिंग। एक्सटेंशन और स्ट्रेटनिंग एक ही बात है। ठीक है, कहीं स्ट्रेटनिंग लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैम ने तो एक्सटेंशन बताया था। ठीक है, नी की स्ट्रेटनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल है और इंटरनल, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो एक्सटर्नल एड वो वाले एक्सटेंशन एड्स होंगे जो हम प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ बाहर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिम्ब के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, कंफर्ट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, जबकि जो इंटीरियर एक्सटेंशन एड होंगे वो हम प्रोस्थेटिक लिम्ब के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, फंक्शन वही है कि इसने भी फंक्शन को इम्प्रूव करना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसने क्या करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि ये प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ बाहर लगे होते हैं, ये प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ अंदर लगे होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल एड है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो इलास्टिक वेबिंग का बना होता है। इलास्टिक वेबिंग क्या होती है? इलास्टिक वेबिंग एक कॉमन मटेरियल है जो हम प्रोस्थेटिक बनाते वक्त यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन ये होता है कि मतलब इजीली जो है वो स्ट्रेचिंग हो सकती है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। नाम से पता चल रहा है इलास्टिक वेबिंग है, मींस के एक मटेरियल का नाम है, आपने ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। और इसका फंक्शन ये कि ये स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह में हेल्प करता है प्रोस्थेटिक लिम्ब में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटीरियर एक्सटेंशन नेट इलास्टिक रैप और कोइल्ड रिंग विद इन द नी यूनिट, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये नी यूनिट के अंदर होगा, ठीक है, जो प्रोस्थेटिक लिम्ब है उसके अंदर होगा, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है वो एक्सटर्नल एड की तरह ही होता है, मतलब वॉकिंग के दौरान इसने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि जो पर्सन है उसका जो प्रोस्थेटिक लिम्ब है वो बेंड ना हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटेंशन एड्स है ना, ठीक है, तो इनका काम यही है कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि जब पेशेंट चले तो ये ना हो कि प्रोस्थेटिक लिम्ब बेंड हो जाए और वो गिर जाए, ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट जो नी यूनिट के अंदर आ जाता है वो है स्टेबलाइजर्स। वो कह रहा है कि बहुत से नी यूनिट्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्पेशल डिवाइस नहीं होती स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन बहुत सारे नी यूनिट्स के अंदर होती है जिन्हें हम स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। इन स्टेबलाइजर्स का काम क्या होता है कि इनसे पेशेंट अपने नी की एक्शन को मतलब खुद कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर उसने क्या कहते हैं खड़े होना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने नी को लॉक कर लेगा ताकि उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, ठीक है। जब उसने बैठना है तो वो नी की अनलॉकिंग कर लेगा, ठीक है। तो इन स्टेबलाइजर्स का काम होता है कि ये एक्स्ट्रा जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नी की जो है वो अलाइनमेंट को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, बाकी सारे प्रोस्थेसिस के कंपोनेंट्स के मुकाबले में। तो बेसिकली इनका फंक्शन यही हुआ कि मैंने आपको बताया कि जैसे पेशेंट अगर खड़ा हुआ है तो वो उसको लॉक कर लेगा, ठीक है, ताकि वो गिरे ना, ठीक है, फॉल से बचाता है, ठीक है, और ओवरऑल जो है वो मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टेबलाइजर्स का फंक्शन एडिशनल स्टेबिलिटी सपोर्ट और कंट्रोल प्रोवाइड करना प्रोस्थेटिक लिम्ब को, और साथ में जाहिर सी बात है उस पेशेंट को भी, ठीक है, जिसने चलना है। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो एल्डरली और जो डिबिलिटेटिंग पेशेंट हैं उनको स्टेबलाइजिंग मैकेनिज़्म से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। एल्डरली मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, और उनको उनकी एम्पुटेशन हो और उन्होंने प्रोस्थेसिस यूज़ किया हो तो उनको ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। और दूसरा डिबिलिटेटिंग पेशेंट वो पेशेंट होता है जो कि ऐसी कंडीशन या इलनेस से सफ़र कर रहा होता है जिससे उसकी फ़िज़िकल मेंटल एबिलिटीज़ अफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं एरियाज़ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर स्टेबलाइजिंग मैकेनिज़्म का ज़्यादा इफेक्ट होता है, मतलब स्टेबलाइजर्स जो यूज़ होते हैं उनका ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। अब इन स्टेबलाइजर्स के आगे दो पार्ट हैं, एक मैनुअल लॉक होता है इसके अंदर, ठीक है, और एक फ्रिक्शन ब्रेक होता है। मैनुअल लॉक जो है मतलब मैनुअली हम खुद भी लॉक कर सकते हैं। एक होता है कि उनके अंदर नेचुरल फिट होता है, जब पेशेंट फॉर एग्जांपल खड़ा होने लगा तो वो खुद ही लॉक हो गए, ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एक होता है कि मैनुअली पेशेंट खुद भी उसको लॉक कर लेता है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट मैकेनिकल स्टेबलाइजर की टाइप होती है, ठीक है, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कोई हैवी वेट उठाना है, ठीक है, या कोई वेट बेरिंग एक्टिविटी करनी है तब भी वो उसको लॉक कर लेता है ताकि वो बेंड ना हो, ठीक है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है डैट इज़ फ्रिक्शन ब्रेक। फ्रिक्शन ब्रेक इसे नाम से पता चल रहा है कि फ्रिक्शन क्या होता है कि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रिक्शन ब्रेक मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं उनको अप्लाई करते हुए जो है वो जो नी की मोशन है उसको रेजिस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि जब भी कोई वेट बेरिंग एक्टिविटी हो तो नी बकलिंग की कंडीशन ना हो, ठीक है। नी बकलिंग की कंडीशन क्या होती है कि जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट कहता है कि मेरा घुटना निकल गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं नी बकलिंग, कि मतलब सेंसेशन ऑफ गिविंग अवे या इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब सडन ही जो पेशेंट है उसका जॉइंट नी जॉइंट कोलैप्स कर सकता है, ठीक है, बेंड हो सकता है जिसकी वजह से वो गिर सकता है, उसका बैलेंस ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम नी बकलिंग की कंडीशन कहते हैं। तो नी बकलिंग की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन ब्रेक मैकेनिज़्म यूज़ हुआ होता है इन स्टेबलाइजर्स के अंदर,
ठीक है। काम इनका यही है कि इसने क्या करना होता है, कंट्रोल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है जब नी की मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्सेस के थ्रू स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है, सेफ्टी को इन्हेंस करता है यूज़र की। जाहिर सी बात है कि जब वो गिरेगा नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी ही इन्हेंस होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन मैकेनिज़्म। ये भी नी यूनिट का ही पार्ट था। ठीक है, उसका ही फीचर था फ्रिक्शन मैकेनिज़्म। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो फ्रिक्शन मैकेनिज़्म है ना, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जब भी नी पे फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होती है। ठीक है। जब भी नी पे क्या होगी, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्सेस है ना, मतलब फ्रिक्शन का मतलब भी होता है कि रेजिस्टेंस, मज़ाहमत करना। ठीक है। और क्या करता है, स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है। साथ ही साथ जब पर्सन वॉक करता है या कोई भी दूसरी एक्टिविटी करता है, वेट बेयरिंग एक्टिविटी, तो ये उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है ताकि नी बैंड वगैरह ना हो या प्रोस्थेटिक नी जो है वो बैंड ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ये वही है कि ये नी बकलिंग की कंडीशन से प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन मैकेनिज़्म, जैसे पीछे हमने फ्रिक्शन ब्रेक में पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि जो लेग है ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस की इज़ अ पेंडुलम स्विंगिंग अराउंड द नी हिंज। ठीक है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि पाइवट जॉइंट या हिंज जॉइंट है, मतलब पाइवट जॉइंट या हिंज जॉइंट का मतलब होता है रोटेशनल मूवमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस की जो लेग है, मतलब जो हमने आर्टिफिशियल लेग लगाई है, वो इस तरह होती है जैसे वो नी हिंज के गिर्द एक पेंडुलम की तरह घूम रही है। ठीक है। If the prosthetic knee does not have sufficient friction to retard its natural pendulum action, the person who walks rapidly experiences excessive knee flexion. अब वो कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगी तो क्या होगा कि जब पर्सन जल्दी जल्दी चलेगा तो क्या होगा, उसकी बहुत ज़्यादा नी फ्लेक्शन हो जाएगी, मतलब उसका हाई हील राइज, बहुत ज़्यादा हील ऊपर को चली जाएगी, राइज हो जाएगी। ठीक है। स्विंग फेज की बिगनिंग के अंदर। ठीक है। और बहुत ज़्यादा नी एक्सटेंशन में चली जाएगी स्विंग फेस की एंडिंग के ऊपर। ठीक है। अगर तो फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगी तब। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि गेट साइकिल के अंदर एक स्टांस फेज़ होती है और एक स्विंग फेज़ होती है। ठीक है। स्विंग फेज़ के अंदर क्या होता है, हमारा जो फुट होता है ना वो एयर के अंदर होता है। ठीक है। वो ज़मीन के ऊपर नहीं होता। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गेट साइकिल तो डिस्कस नहीं कर सकते डिटेल में, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि स्विंग फेज़ के अंदर अगर तो फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं होंगी तो क्या होगा, जो नी है वो एक्सेसिव फ्लेक्शन में चली जाएगी और स्विंग फेज़ के स्टार्ट में नी एक्सेसिव फ्लेक्शन में चली जाएगी। ठीक है। और स्विंग फेज़ के एंड में एक्सेसिव नी पे एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए गेट साइकिल के दौरान या वॉकिंग के दौरान तो फ्रिक्शन फोर्सेस का रोल होता है। ठीक है। फ्रिक्शन मैकेनिज्म चेंज द लेग स्विंग बाय मॉडिफाइंग नी मोशन ड्यूरिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ स्विंग फेस। ठीक है। अब इस फ्रिक्शन मैकेनिज्म का मकसद यही है कि इसने क्या करना है कि जब लेग स्विंग फेज में है, मतलब एयर में है, तो ये क्या करता है, नी की मोशन को मॉडिफाई करता है अपने लिहाज से और स्विंग फेस के डिफरेंट पार्ट्स को भी मॉडिफाई करता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है। और पेशेंट गिरे ना। ये था फ्रिक्शन मैकेनिज्म का काम। ठीक है। स्विंग फेस के अंदर यहाँ तक थे नी यूनिट के कंपोनेंट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस के कंपोनेंट्स रह गए थे, हम उनको डिस्कस कर लेते। दो रह गए थे, एक सॉकेट था और एक सस्पेंशन डिवाइसेस थे। ठीक है। सॉकेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो रेजिडुअल लिम्ब है, जो पार्ट कट हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेग का, उसके बाद जो उसका रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है जहाँ से लेग कट हुआ है, ठीक है, उसे हम रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं और उसके ऊपर वो सॉकेट आता है। ठीक है। जो उसको कवर कर लेता है। ठीक है। फिर नीचे वही शैंक होता है या पाइलोन होता है जो कि नीचे फुट एंकल असेंबली के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि तमाम प्रोस्थेटिक सॉकेट्स का ये फंक्शन होना चाहिए या वो इस तरह के डिज़ाइन होने चाहिए कि वो ट्रांसफेमोरल या मतलब यहाँ पे हम ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कोई भी लेवल की एम्पुटेशन हुई है, ठीक है, और उसका जो रेजिडुअल लिम्ब है उसको वो अच्छे तरीके से कवर कर सके, फुल कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है। फुल कंटैक्ट में होने का ये फ़ायदा होगा कि उसके ऊपर जो प्रेशर या लोड आएगा वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। और प्रेशर कम से कम आएगा हमारे लिम्ब के ऊपर, रेजिडुअल लिम्ब के ऊपर। ठीक है। और अगर ये फुल कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर इसके रिवर्स होगा, जाहिर सी बात है, लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और प्रेशर वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सॉकेट की टाइप्स क्या होती हैं। दो टाइप्स होती हैं सॉकेट की, एक है क्वाड्रिलेटरल सॉकेट, ठीक है, इसे हम ट्रेडिशनल टाइप भी बोलते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और दूसरी इसकी टाइप है इश्कियल कंटेनमेंट सॉकेट, ठीक है। सॉकेट की दो टाइप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल सॉकेट और इश्कियल कंटेनमेंट सॉकेट, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सॉकेट जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप होगा, ठीक है, इसकी 4 वॉल्स होंगी और साथ में इसके होगा फ्लैट इश्कियल ट्यूबरोसिटी के लिए पार्ट होगा। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल सॉकेट में ये होता है कि इसके अंदर जो इश्कियल ट्यूबरोसिटी है ना, वो इस तरह फिट आती है, मतलब इश्कियल ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट ही रह जाता है रेजिडुअल लिम्ब के अंदर। वो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल सीट के ऊपर बैठते नहीं हैं, ठीक है, एक होता है कि फुल उसके अंदर चीज़ धसी हुई हो, ठीक है, एक होता है कि फुल ऐसे उसके ऊपर जैसे रखी हुई हो, ठीक है। तो इसकी एक रेक्टेंगुलर टाइप इस तरह की शेप होती है, इश्कियल ट्यूबरोसिटी इसके ऊपर जैसे सिट हुई हुई होती है, ठीक है। हम सीटिंग वाली टर्म ही यूज़ करें कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर बैठना उस तरह, ठीक है। जबकि इश्कियल कंटेनमेंट सेगमेंट में क्या होता है कि फुल इसके अंदर चीज़ होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स हो और उसके अंदर हो, तो उसके बॉक्स के अंदर जाती है इश्कियल ट्यूबरोसिटी वाला सेगमेंट, ठीक है। और ये इसमें ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सोफ़े के ऊपर बैठते हैं तो हम उसके अंदर तो नहीं जाते ना, सिर्फ ऊपर बैठते हैं, तो इसके ऊपर इसमें ऐसा होता है कि इश्कियल ट्यूबरोसिटी उसके ऊपर ऐसे बैठी होती है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल अंदर चली जाती है जैसे बॉक्स के अंदर होती है। अब जैसे मैंने बताया कि इश्कियल कंटेनमेंट सॉकेट के अंदर क्या होता है, इश्कियल ट्यूबरोसिटी जो वह सॉकेट के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ बॉक्स के अंदर होती है तो इसलिए ये वाला जो सॉकेट है ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ज़्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूशन करता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है दैट इज सस्पेंशन डिवाइसेस। इन सस्पेंशन डिवाइसेस का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इन सस्पेंशन डिवाइसेस का काम ये होता है कि इन्होंने प्रोस्थेसिस को टाइटली और अच्छे तरीके से अटैच करना होता है रेजिडुअल लिम्ब के साथ, ठीक है, ताकि वो हिले ना, या फिर अगर हिलेगा तो पेशेंट को स्किन इरिटेशन हो सकती है, डिफरेंट मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट सक्शन यूज़ होते हैं, सक्शन सिस्टम, ठीक है, स्ट्रैप्स, बेल्ट्स वगैरह यूज़ होती हैं, डिफरेंट तरीके हैं यूज़ करने के, डिफरेंट तरीके हैं कनेक्ट करने के अच्छे तरीके से प्रोस्थेसिस को रेजिडुअल लिम्ब से, इसे हम सस्पेंशन डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सस्पेंशन डिवाइसेस मैंने आपको बताया डिफरेंट तरह का होता है, जैसे कि सक्शन सिस्टम है, स्ट्रैप्स हैं, बेल्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से प्रोस्थेसिस को रेजिडुअल लिम्ब के साथ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सक्शन सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया, या हम कह सकते हैं डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। अच्छा, अब सक्शन सिस्टम क्या होता है, पहले हम सक्शन सिस्टम देखते हैं क्या होता है, फिर हम देखते हैं सक्शन सिस्टम की 3 टाइप्स। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सस्पेंशन डिवाइसेस के आगे जितनी भी टाइप्स हैं उन सब का काम यही है कि उन्होंने जो प्रोस्थेसिस है, मींस प्रोस्थेसिस किसके अंदर होता है, मतलब सॉरी, जो रेजिडुअल लिम्ब है उसको कनेक्ट करना है अच्छे तरीके से प्रोस्थेसिस के साथ, और रेजिडुअल लिम्ब किसके अंदर होता है, सॉकेट के अंदर होता है, ठीक है। तो अब सॉकेट को और रेजिडुअल लिम्ब को अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है बाय सस्पेंशन डिवाइसेस, ठीक है। उसके लिए एक मेथड है सक्शन सिस्टम। सक्शन सिस्टम में क्या होता है, सक्शन सिस्टम में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम या हम कह सकते हैं नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है सॉकेट को रेजिडुअल लिम्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा मेथड जिसके अंदर वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर को यूज़ किया जाए सॉकेट को रेजिडुअल लिम्ब के साथ अच्छे तरीके से बाइंड करने के लिए, उसे हम कहते हैं सक्शन सिस्टम। उस सक्शन सिस्टम की आगे टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स हैं सक्शन सिस्टम की, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको जैसे पहले बताया बेल्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, स्ट्रैप्स वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉकेट को रेजिडुअल लिम्ब के साथ अच्छे तरीके से बाइंड, लेकिन सक्शन सिस्टम में हम वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल सक्शन है पहली टाइप, दूसरी है पार्शियल सक्शन और तीसरी है नो सक्शन। पहली टाइप है टोटल सक्शन, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें टोटली जो रेजिडुअल लिम्ब को बाइंड किया जाएगा सॉकेट के साथ वो वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। इसमें स्ट्रैप्स या बेल्ट्स वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगी, ठीक है।
वो कह रहा है मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ प्रोस्थेसिस, ठीक है, मतलब इसमें प्रोस्थेसिस को बाइंड किया जाता है या सॉकेट को बाइंड किया जाता है रेजिडुअल लिम्ब के साथ ओनली थ्रू वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर। इसमें कोई भी स्ट्रैप्स या बेल्ट्स यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। ऑक्सिलरी सस्पेंशन लिखा है उसने, ऑक्सिलरी सस्पेंशन हम स्ट्रैप्स और बेल्ट्स को ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी ऑक्सिलरी सस्पेंशन यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट जो टाइप है डैट इज़ पार्शियल सक्शन। इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें दोनों चीज़ें यूज़ की जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम भी यूज़ किया जाएगा और साथ में ऑक्सिलरी सस्पेंशन मतलब स्ट्रैप्स और बेल्ट्स वगैरह भी यूज़ की जाएंगी। प्रोस्थेसिस को या सॉकेट को रेजिडुअल लिम्ब के साथ अटैच करने के लिए दोनों चीज़ें यूज़ की जाएंगी, ठीक है, हाफ वो होंगे और हाफ वो होंगे, जैसे पार्शियल से पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है नो सक्शन। नो सक्शन का मतलब ये कि इसके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम यूज़ नहीं होगा प्रोस्थेसिस को रेजिडुअल लिम्ब से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी सस्पेंशन यूज़ होंगे। ऑक्सिलरी सस्पेंशन का मतलब है, जैसे मैं आपको पहले बताया, स्ट्रैप्स और बेल्ट्स वगैरह यूज़ होंगी प्रोस्थेटिक लिम्ब या सॉकेट को रेजिडुअल लिम्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इन तीनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करता है वो टोटल सक्शन करता है, ठीक है, क्योंकि ये टोटली जो है वो नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम के थ्रू बाउंड होता है, ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम के थ्रू चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइंड होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सिलरी सस्पेंशंस, ठीक है। और जैसे नो सक्शन के अंदर सिर्फ ऑक्सिलरी सस्पेंशंस यूज़ हो रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये लूज़ होगा सॉकेट थोड़ा, ठीक है, और इसकी डोनिंग आसान होगी। डोनिंग का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई थी कि प्रोस्थेसिस के उतारने के अमल को हम डोनिंग कहते हैं, ठीक है, डोनिंग डोफिंग, प्रोस्थेसिस को उतारना और प्रोस्थेसिस को पहनना, ठीक है ठीक है, डोफिंग होता है उतारना और डोनिंग होता है पहनना, ठीक है, शायद मैंने पहले उलट बोल दिया हो, ठीक है। अच्छा, बस ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको नी यूनिट के रिमेनिंग कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं और साथ में सॉकेट और सस्पेंशन डिवाइसेस रह गए थे, 2 कंपोनेंट्स रह गए थे ट्रांसफॉर्मर प्रोसेसेस के, वो पढ़ाए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ये लेक्चर्स मैं अच्छे तरीके से डिलीवर करूँ और हर पॉइंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ईजी वे में, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी, ठीक है, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।